नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कटाक्ष क्राइम स्टोरी में। और आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान के सबसे बड़े चंदन की तस्करी करने वाले वीरप्पन की। अगर हम उसको जंगल का शैतान कहें या फिर जंगल का दरिंदा कहें तो यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जंगल के चप्पे चप्पे की खबर रखता था वीरप्पन। अपने 20 साल के आतंक में वीरप्पन ने 184 कत्ल को अंजाम दिया और इन 184 लोगों में मोस्टली पुलिस के ऑफिसर और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर थे। और वह पुलिस के लिए मुखबरी करने वालों की निर्मम तरीके से हत्या कर देता था। और यही नहीं, अगर वह किसी को पुलिस के साथ घूमता देख लेता था तो वीरप्पन उसे मार देता था। और वीरप्पन जब किसी को मारता था तो उसका सर बड़े ही वैसी तरीके से काट देता था। फिर वह उस सर के साथ फुटबॉल की तरह खेलता था। तो कहीं ना कहीं शायद इसे दरिंदा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, दरिंदा कहना उचित ही होगा। इसके साथ साथ 2000 हाथियों को मारने का इल्ज़ाम भी उसके सर पर था और फिर उन हाथियों के दांतों की तस्करी भी करता था। वीरप्पन ने करीबन 10,000 टन चंदन के पेड़ों को काटकर उनकी तस्करी की थी, जिसकी कीमत करीबन $2.5 करोड़ आंकी गई थी उस समय के हिसाब से। और करीबन $30 लाख इसने हाथी के दांतों की तस्करी कर कमाए थे। अब सोचने वाली बात एक और भी है कि जिस व्यक्ति ने 10,000 टन चंदन की लकड़ी बेची हो, 2000 हाथियों को मार दिया हो, साथ ही साथ 184 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी हो, तो शायद ऐसे शैतान को पकड़ना पुलिस के लिए अब जरूरी हो गया था। वीरप्पन को मारने के लिए दो राज्य की पुलिस ने मिलकर एक स्पेशल टास्क फोर्स बनानी पड़ी। वीरप्पन का जन्म 1952 में गोपीनाथम में हुआ, जो कि तमिलनाडु और कर्नाटक के बॉर्डर के पास पड़ता है। वीरप्पन का जन्म एक चरवाहे परिवार में हुआ था। तो चरवाहे परिवार में जन्म होने के साथ साथ तो ये वीरप्पन बचपन से ही जंगल के चप्पे चप्पे की खबर रखता था। वैसे वीरप्पन का पूरा नाम कूज मुनि स्वामी वीरप्पन था और बाद में इसे वीरप्पन नाम से ही जाने लगा था। तो बात यहाँ से शुरू होती है। इसका 17 साल की उम्र में एक फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ झगड़ा होता है और इस झगड़े में इसने एक फॉरेस्ट ऑफिसर का कत्ल कर देता है। फिर यह धीरे धीरे करके उस इलाके के छोटे मोटे जो चंदन तस्कर होते हैं और हाथी के दांत के तस्करी वाले लोगों से मिलने लगा। और इसके बाद इसने तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल के छोटे बड़े तस्करों को ख़त्म करके अपना एक तरफा राज किया। और अपना वर्चस्व बनाने के लिए इसने 100 लोगों की अपनी गैंग तैयार की और 100 लोगों के साथ मिलकर यह चंदन की तस्करी और हाथियों को मारने जैसा काम करने लगा। अब इसे वीरप्पन की दरिंदगी कहें या फिर तस्करी करने का तरीका कहें, क्योंकि यह जितने भी हाथियों को मारता था तो गोली हाथियों के माथे पर ही मारता था। इसके बाद वीरप्पन किडनैपिंग के काम में भी हाथ आजमाने लगा। वह अमीर लोगों को अगवा करता था, उनको जंगल में लाता था और फिर उनसे फिरौती मांगता था। वीरप्पन को किडनैपिंग करके ऑडियो और वीडियो बनाने का बड़ा ही शौक था, जिसे वह फिरौती मांगने के लिए इस्तेमाल करता रहता था। तो बात सीधी सी है भाई, जिस आदमी ने 10,000 टन चंदन की लकड़ी बेची हो, 2000 हाथियों को मार दिया हो, साथ ही साथ 184 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी हो और आए दिन वह लोगों की हत्या करता हो और अमीर लोगों से वह फिरौती मांगता हो, उसके लिए यह सब आम बात हो चुकी थी। साल 1992 आते आते वीरप्पन बहुत ही खतरनाक और खूंखार हो चुका था, जिससे कि तीनों राज्य की पुलिस अब परेशान थी। पुलिस के ऊपर भी दबाव पड़ने लगा था और 9 अप्रैल 1993 को वीरप्पन ने 2 फॉरेस्ट ऑफिसरों को मारा था। फॉरेस्ट ऑफिसरों के बदले में पुलिस एक्शन मोड पे आ गई थी। अब पुलिस को कहीं से भी मुखबरी मिलती है कि वीरप्पन वहाँ पर है। इसके बाद पुलिस की टीम 2 बसों में जाती है, लेकिन जंगल के चप्पे चप्पे की वीरप्पन खबर रखता था और वह जंगल की हर चीज़ से वह वाकिफ़ रहता था। और कहते ये भी हैं कि वह कुछ पक्षियों की और जानवरों की आवाज़ हूबहू निकाल लेता था। यहाँ तक कि कहते हैं कि पेड़ के पत्ते की सरकने की आवाज़ से वह समझ जाता था कौन किस दिशा से आ रहा है। तो 9 अप्रैल 1993 को करीबन 22 लोगों की टीम वीरप्पन की ओर रवाना होती है। इसकी खबर वीरप्पन को पता लग जाती है। तो जब इसकी खबर वीरप्पन को पता लग जाती है तो वीरप्पन पुलिस से 2 कदम आगे ही चल रहा था।
वीरप्पन ने उस रास्ते पर कई सारी लैंड माइन बिछा रखी थी। उसके बाद जैसे ही पुलिस वालों की दोनों बसें लैंड माइन्स के संपर्क में आती हैं तो तभी ज़ोर से ब्लास्ट होता है और बस हवा में उड़ जाती हैं। चारों तरफ लोहे और मांस के चिथड़े चिथड़े बिखरे होते हैं और उनमें 22 पुलिस वालों की मौत हो जाती है। यह अब तक का वीरप्पन का सबसे बड़ा सामूहिक हत्याकांड था और इसके बाद दोनों राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु में बहुत बड़ा हंगामा होता है। सरकारों पर दबाव बनने लगता है कि वीरप्पन का आतंक अब बहुत हो चुका है, अब इसका कुछ होना चाहिए। अब इन दौरान दोनों राज्य की बनाई हुई STF इसको पकड़ने के लिए पीछे लगी रहती है। इसके बाद एक बार तो STF के हाथों वीरप्पन पकड़ा भी जाता है। 3-4 दिनों तक वीरप्पन जंगल में ही रहता है पुलिस की हिरासत में और इसी दौरान वह पुलिस वालों से कहता है कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मुझे तेल चाहिए। तो पुलिस वाले वीरप्पन को तेल दे देते हैं। तो उसी दौरान वीरप्पन तेल को अपने दोनों हाथों की कलाइयों में लगाता है। ठीक है, तेल की वजह से वीरप्पन की हथकड़ी निकल जाती है और वीरप्पन पुलिस की हिरासत से फरार हो जाता है। साल 1991 में वीरप्पन की शादी होती है और उस शादी से 3 बेटियां होती हैं। उसकी तीसरी बेटी का जन्म जब ही होता है जब वह पुलिस हिरासत से फरार हो गया था। क्योंकि पुलिस वालों में 22 लोगों की हत्या हुई, उनके घर उजड़ गए थे, तो कहीं ना कहीं पुलिस भी बदला लेने की फिराक में थी और पुलिस भी कहीं ना कहीं वीरप्पन को मारने की फिराक में थी। पुलिस इस चीज़ को देखकर फुल एक्शन मोड में आ चुकी थी। हर जगह वीरप्पन की तलाश जारी थी, लेकिन जब उसकी छोटी जन्मी बेटी रोती थी तो जंगल में आवाज़ दूर दूर तक जाती थी। अब इससे वीरप्पन को डर सताने लगा कि कहीं उसकी बेटी के रोने की आवाज़ से पुलिस उसको पकड़ ना ले। अब इसी के चलते हुए उसने अपनी बेटी का गला घोंटकर मार दिया और इसके बाद चंदन की तस्करी और किडनैपिंग का काम जोरों से चल रहा था और वीरप्पन का साम्राज्य के साथ आतंक भी बढ़ रहा था। लेकिन पानी जब सर के ऊपर से चढ़ गया तो जब वीरप्पन ने 2000 में कर्नाटक के बहुत बड़े सुपरस्टार राजकुमार को किडनैप कर लिया। राजकुमार का किडनैप वीरप्पन ने तब किया था जब राजकुमार अपने जंगल में बने घर में गृह प्रवेश के लिए गए थे। अब इसकी खबर जो है वीरप्पन को लग जाती है और वीरप्पन राजकुमार को अगवा कर लेता है। करीबन 108 दिनों तक राजकुमार वीरप्पन की कैद में रहते हैं और उस दौरान पुलिस और STF पर बहुत ज़्यादा दबाव बनने लगता है, क्योंकि राजकुमार एक बहुत बड़े सुपरस्टार थे जिससे तीनों राज्य की जनता में गुस्सा रहता था। इसके बाद वीरप्पन सरकार के आगे बहुत सारे पैसे और कावेरी नदी के पानी को लेकर मांग रखता रहता था और सरकार करीबन 50 करोड़ रुपए देती थी राजकुमार की रिहाई के बदले में। इस वारदात के 2 साल बाद वीरप्पन सन 2002 में कर्नाटक के पूर्व कृषि मंत्री नागप्पा को उठा लेता है और उसे उठाने के बाद फिर से राज्य में हंगामा होता है और सरकार STF पर दबाव बनाने लगती है। इसी दौरान वीरप्पन नागप्पा की रिहाई के बदले में पैसे की मांग सरकार के आगे रखता है। वीरप्पन से तंग आई STF को 1-2 जगह से जानकारी मिलती है कि वीरप्पन वहाँ हो सकता है। तो इस जानकारी के मिलने के बाद STF ऑपरेशन शुरू करती है, पर जैसे ही उन जगहों पर STF पहुँचती है तो वीरप्पन पहले से ही वहाँ से निकल जाता है। तो सरकार से मांग पूरी न होना, ऊपर से यह ऑपरेशन है, तो वीरप्पन गुस्से में आ जाता है। इसके बाद वीरप्पन नागप्पा को मार देता है। वीरप्पन से परेशान होकर सरकार ने वीरप्पन पर 50 करोड़ का इनाम रख दिया था और STF को खुली छूट दे दी थी। इसके बाद तंग आई STF ने बहुत सारे एनकाउंटर किए, जिसमें से वीरप्पन की गैंग के लगभग सारे साथी मारे गए थे और अंत में वीरप्पन की गैंग में 5 से 10 लोग ही रह गए। इसके बाद वीरप्पन धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा था। इसके बाद साल 2004 आता है और एक STF के अफसर उन वीडियो और ऑडियो को देख रहे थे, क्योंकि अक्सर किडनैपिंग के बाद वीरप्पन भेजता था। STF के अफसर इसलिए इन वीडियो को देख रहे थे कि वीरप्पन का कोई सुराग मिल जाए। फिर अचानक से एक वीडियो में वे पाते हैं कि वीरप्पन कुछ पढ़ रहा है और उस पर ठीक से पढ़ा भी नहीं जा रहा है। मतलब कि वे समझ जाते हैं कि इसकी आंखों में दिक्कत है और इसके बाद वे अपने मुखबिरों से पता करवाते हैं कि यह बात कितनी सही है
और कितनी गलत है। और फिर उनको पता चलता है कि वाकई में ही इनकी आंखों में दिक्कत है। और बताते हैं वीरप्पन अपनी मूंछों से बड़ा ही प्रेम करता था। वह अपनी मूंछों को खिजाब लगाया करता था और जिससे खिजाब की कुछ बूंदें उसकी आंखों में चली जाती थी। अब जिससे उसकी आंखों में धीरे धीरे खराबी होने लगी। जब एसटीएफ को पता चलता है कि वीरप्पन की आंखों में दिक्कत है तो यहीं से प्लान बनता है और एसटीएफ एक ऑपरेशन की दोबारा से तैयारी करने में लग जाती है, जिसका नाम ऑपरेशन कोकून रखा जाता है। तो इसके बाद उन जगहों को चिन्हित किया जाता है जिन जगहों पर वीरप्पन सिमट कर रह गया था। इसके बाद एक एम्बुलेंस तैयार की जाती है। इसके बाद एसटीएफ की प्लानिंग यह थी कि किसी तरीके से वीरप्पन जंगल से बाहर आए और वह डॉक्टर के पास जाए आंखों को दिखाने के लिए, और उसी दौरान पर एसटीएफ उसको धर दबोचे। तो एसटीएफ जब प्लान तैयार कर लेती है, उस एम्बुलेंस में एक ड्राइवर अटेंडेंट होते हैं जो कि एसटीएफ के ही थे, और उस एम्बुलेंस को उसी एरिया में घुमाया जाता है ताकि कोई मुखबरी ना कर सके, और मुखबरी करे तो वीरप्पन को ये लगे कि वह जेन्युइन तरीके से एम्बुलेंस ही है और लोगों की मदद के लिए वहाँ घूमती रहती है। अब इसके बाद एक दिन 18 अक्टूबर 2004 की शाम को एम्बुलेंस वहीं पर घूम रही थी, और इसी दौरान वीरप्पन के कुछ साथी वीरप्पन को बता देते हैं कि यह जो एम्बुलेंस है जेन्युइन है, और फिर वह वीरप्पन जो है वह तय करता है कि वह इसी एम्बुलेंस से डॉक्टर के पास जाएगा। वीरप्पन अपने 3 साथियों को लेकर उस एम्बुलेंस में बैठ जाता है और इसके बाद एम्बुलेंस जंगल में चल देती है। इसके बाद एक जगह पर आकर एम्बुलेंस का ड्राइवर एम्बुलेंस को रोकता है, क्योंकि ड्राइवर को पहले से ही पता था कि एम्बुलेंस को कहाँ पर रोकना है। उसको बताया जाता है कि तुमको एम्बुलेंस रोककर उससे उतरकर एम्बुलेंस से दूर भाग जाना है, और इसको लेकर 2 बातें बताई जाती हैं। पहली बात तो यह थी कि जब एम्बुलेंस रुकती है तो एसटीएफ बोलती है कि तुम सरेंडर कर दो, पर वीरप्पन की तरफ से गोलियां चलती हैं। जवाब में एसटीएफ की तरफ से भी गोलियां चलती हैं। भाई सीधी सी बात है, कोई गोली चलाएगा और दूसरी तरफ से भी गोली तो चलेंगे। ये अपने आप को बचाने के लिए कर रहा था। दूसरी बात ये थी कि जब एम्बुलेंस रुकती है तो एसटीएफ छूटते ही गोली चलाने लगती है। और बताते हैं करीबन 338 राउंड फायर किए जाते हैं एसटीएफ की तरफ से, और दूसरी ओर वीरप्पन की तरफ से भी गोलियां चलती हैं। तो थोड़ी देर बाद वीरप्पन की ओर से गोलियां चलनी बंद हो जाती हैं, तो एसटीएफ की टीम एम्बुलेंस में जाकर चेक करती है कि वहाँ 4 लाशें पाती है। लेकिन जब वह वीरप्पन को देखते हैं तो उनको लगता ही नहीं है कि यह वीरप्पन है, क्योंकि वीरप्पन तो अपनी मूंछों से बड़ा प्यार करता था। वो खिवाज लगाता था, लंबी लंबी मूंछें रखता था, पर उस दिन वीरप्पन ने छोटी मूंछ रखी हुई थी ताकि उसको कोई पहचान ना सके। तो इसलिए एसटीएफ को गलतफहमी होती है कि उन्होंने गलत आदमी को मार दिया है। इस 338 राउंड फायर में वीरप्पन को केवल 3 गोलियां लगते हैं, जिसमें से एक उसकी आंख पर लगती है, 2 उसकी सर में लगती हैं, और 20 साल से चल रहे वीरप्पन का आतंक का खात्मा होता है। तो दोस्तों, यह थी कहानी चंदन के तस्कर वीरप्पन की। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।